हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडमा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। यह कोर्स हमारा एमपीपीएससी एमपी फॉरेस्ट का एग्जाम बच्चे दे रहे हैं उनके लिए। साथ ही साथ यदि आप लोग किसी राज्य की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश पीसीएस हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, तो उनके लिए भी यह फायदेमंद रहने वाला है। साथ ही साथ ये हमारा कोर्स यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में भी मददगार साबित होगा, क्योंकि मैंने एक बेहतर कंटेंट के साथ और संपूर्ण इंडियन पॉलिटी को यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग इसके लिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारे जो आने वाली वीडियोज हैं वो आपको प्राप्त होती रहें। आप लोगों को बता देते हैं कि एडमा क्लासेस जो होते हैं एमपीपीएससी के लिए हिंदी माध्यम में रोजाना क्लासेस चलाता है, जिसमें आप लोग सुबह 8 बजे से मध्य प्रदेश से संबंधित समस्त जीके, भूगोल, वहाँ का नागरिक शास्त्र, साथ ही साथ यहाँ मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स को आपको मिल जाएगा, जिसको आप लोग जरूर करिए। सुबह देशांत सर 8 बजे से आपको पढ़ाते हैं, तो लाइव क्लास आप लोग करिए। इसके अलावा 9 बजे भूगोल की क्लास चलती है, जिसमें आपको मैथ्स और ट्रिक्स के द्वारा आपको अच्छे से हर चीज़ों को समझाया जाता है, हर लोकेशन को बताया जाता है कहाँ पर क्या स्थित है और किस प्रकार आपको चीज़ें याद में रखना है। तो आप लोग ये जियोग्राफी की क्लास करिए। 10 बजे से हमारी क्लास चलती है राज्य व्यवस्था की, और शाम को 3 बजे जो है तो एप्टीट्यूड की क्लास चलती है, जिसको आप लोग भी करिए, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा को पास करने में, उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको एप्टीट्यूड भी आना आवश्यक है। आइए देखते हैं आज हमें पढ़ना क्या है। आज जो हमें पढ़ना है वो मूल कर्तव्य पढ़ना है। तो मूल कर्तव्य को आज हम लोग पढ़ेंगे। ये संविधान के हमारे किस भाग में, भाग 4 का में जोड़ा गया है और संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। जैसा कि आपको बताया, ये हमारा जो मूल कर्तव्य है ये भाग 4 का में जोड़ा गया है और ये संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, आपको ये क्वेश्चन भी आपके लिए हमेशा पूछा जाता है एग्जामों में। तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ या रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्यों को 1976 में 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। और इसकी जो सिफारिशें की थी, ये की थी स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जो है तो मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। आपको याद होगा इंदिरा गांधी के समय में जब आपातकाल लगा था, उसी वक्त 42वां संविधान संशोधन हुआ था और उसी के द्वारा जो है तो हमारे संविधान में इसको मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो ये मूल कर्तव्य से सामान्य जानकारी थी। मूल कर्तव्य का महत्व क्या है, किन आधारों पर आलोचना की गई है, क्यों जरूरी है, उसकी विशेषता क्या है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग अपने मूल कर्तव्य को समझ लेते हैं कि जो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं वो क्या क्या हमारे मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए कर्तव्य है। ये ध्यान रखिएगा, जो मूल कर्तव्य हैं ये प्रत्येक नागरिकों को दिए गए हैं। ये केवल नागरिकों के लिए प्रदान किया गया, ना कि विदेशियों के लिए। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य क्या सभी लोगों को प्राप्त है, केवल भारत के नागरिकों को, भारत और विदेशी दोनों नागरिकों को? तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन किया जाता है तो आप लोग को याद रहना चाहिए कि यह केवल नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो मूल कर्तव्य किसके लिए जोड़ा गया है? नागरिकों के लिए। तो 51 का आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 51 का में जोड़ा गया है। तो आर्टिकल का मूल कर्तव्य के बारे में बात करता है 51 का। क्या कहता है? भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, ये नागरिकों का कर्तव्य है। अब क्या क्या कर्तव्य है उसको देखते हैं। पहला नंबर, संविधान का पालन करे, यानी जो हमारा संविधान दिया गया है, जो संविधान के सिद्धांत हैं, तो उसका भी पालन, उसको संविधान की आदर सम्मान भी करना चाहिए। साथ ही साथ उसके आदर्श जो है, संविधान के आदर्श, हम लोग कर्तव्य में अपना जो मूल प्रस्तावना देखा उसमें लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जैसी प्रस्तावना है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सभी को स्वतंत्रता की बात की गई है, उनका आस्था विश्वास जिस धर्म को माने, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है प्रस्तावना में। साथ साथ बंधुत्व जैसे आदर्श हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए हैं। तो नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और साथ ही साथ जो उसके आदर्श दिए हुए हैं उसको भी वह पालन करे। इसके अलावा जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है, जो
संविधान के तहत स्थापित हुए हैं, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, तो उनका भी उन्हें आदर करना चाहिए। इसके साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान, तो हमारे देश के जो राष्ट्र ध्वज बनाया है तिरंगा, उसका भी आदर सम्मान करने की बात की गई है मूल कर्तव्य के तहत। और राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज दोनों का भी सम्मान और उसका आदर्श का पालन करने की बात की गई है आर्टिकल 51 का के पहले सेक्शंस में। आर्टिकल 51 का दूसरा जो सेक्शन है वो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। यानी कि जब हमारे आज़ादी का संघर्ष हो रहा था, आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे थे, तो किन आदर्शों को ध्यान में रख के स्वराज की बात करते थे, फंडामेंटल राइट की बात करते थे, लोकतंत्र की बात करते थे। तो इन जो आदर्श हैं, उच्च आदर्श थे उस समय के, सत्याग्रह की बात करते थे, अहिंसा की बात करते थे जैसे गांधी जी, ये स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय उच्च आदर्श हैं, उसको भारत के नागरिकों को हृदय में सजो के रखना चाहिए। और साथ ही साथ जो वो आदर्श उन्होंने दिया है उसको हमको पालन करना चाहिए। आज भी देखिए जो हमारे देश में आंदोलन होते हैं वो गांधीवादी आंदोलन होते हैं, अहिंसा के आधार पे आंदोलन करने की बात की जाती है। अगर कहीं हिंसा होती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको मना करता है कि हिंसा नहीं होगी। अगर ऐसा कोई हिंसात्मक आंदोलन करता है तो उसके लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है। तो इसलिए गांधीवादी आंदोलनों को, अहिंसात्मक आंदोलनों को यहाँ पर मान्यता प्राप्त है। हमने आर्टिकल 19 में पढ़ा था कि लोगों को संघ बनाने की, आंदोलन करने की सबकी आज़ादी है, लेकिन वो अहिंसात्मक आंदोलन होना चाहिए। अब वहीं हम लोग जो हमारा सेक्शन 3 है ग नंबर, उसमें क्या कहता है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ये नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत की जो प्रभुता है, जो महानता है, इसकी गौरव गाथा है, उसको बना के रखें। साथ ही साथ हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है नागरिकों को, चाहे वो बोलने के द्वारा हो, चाहे लिखने के द्वारा, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रभावित करे। यानी हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है वो भारत के नागरिकों की है, क्योंकि सरकार कोई हर कार्य नहीं कर सकती। ये नागरिकों की कर्तव्य इसीलिए बनाया गया है। और साथ ही साथ उसे अक्षुण्ण रखना है, उसे नष्ट नहीं होने देना है भारत की एकता और अखंडता को। इसके अलावा जो आर्टिकल 51 का घ नंबर कहता है, चौथा नंबर, वो देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने की बात करता है। यदि कभी ऐसा देश में संकट आ जाता है, भारत सरकार जो हो तो देश की रक्षा करने के लिए नागरिकों का आह्वान करती है, और राष्ट्र की सेवा करने के लिए कोई आपात आ जाता है, कोई भीषण भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, इस प्रकार यदि राष्ट्र की सेवा करने का यदि आह्वान करता है देश, यानी सरकार, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो हमें इसके लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। नागरिकों का कर्तव्य है कि यदि आह्वान किया जाता है, बुलावा दिया जाता है, तो राष्ट्र की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करें। उसका भाग 5वां जो हमारा सेक्शन कहता है, अंगा नंबर, वो क्या कह रहा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यहाँ पर देखिए, लोगों के अंदर एक समरसता की बात की गई हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति हों, चाहे वो हमारे साउथ के व्यक्ति हों, या उत्तर भारत के व्यक्ति हों, जहाँ भी किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, समरसता की और समान भातृत्व की भावना, एक भाई के रूप में रहने की बात की गई है। इसका भावना का निर्माण करना जो तो लोगों का कर्तव्य है, नागरिकों का कर्तव्य है, जो कि चाहे वो किसी भी धर्म को बोलते हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, कई तरह के धर्म भारत में है, बौद्ध, जैन, तो सभी धर्मों में समरसता होनी चाहिए। वो किसी भी भाषा के हों, हम लोग जानते हैं भारत जो तो भाषाओं का एक समृद्ध देश है, 22 भाषाएं तो हमें संविधान ने मान्यता प्रदान की है, लेकिन इसके अलावा भी कम से कम 300 से 400 तक भाषाएं अभी भारत में बोली जाती हैं। तो किसी भी भाषा के लोग हों और किसी भी प्रदेश के हों या किसी भी वर्ग के हों, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, किसी भी जन्म को, सभी से भेदभाव को खत्म करने की बात करता है मूल कर्तव्य। तो ये नागरिकों का कर्तव्य होगा कि हम लोग किसी भी आधार पे, ना तो कहीं संस्थान, चाहे वो एजुकेशन संस्थान हो, शिक्षा के संस्थान हो, या कोई धार्मिक संस्थान हो, इस आधार पे हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे।
इसके साथ साथ नागरिकों को और भी कर्तव्य दिया गया है। ये कर्तव्य ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए नागरिकों को जो स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हो। अगर कोई भी ऐसा प्रथा चल रही है कि जो स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ चल रही है तो उसको भी त्यागने की बात हमारा जो तो संविधान करता है कि नागरिकों को ये कर्तव्य करने चाहिए। जैसे बाल विवाह हो गया, बहु विवाह, विधवा विवाह, पुनर्विवाह की बात की जाती है इस प्रकार, या जो मुस्लिम में चल रहा था ट्रिपल तलाक, इस तरह की जो बातें हैं वो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध थी और राज्य जो है तो इसको समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह नागरिकों को भी कर्तव्य बताया गया है कि नागरिक भी मिलकर इस कर्तव्य का पालन करें। इसके अलावा अगला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो क्या है कि हमारी सामाजिक संस्कृति और की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। तो जो हमारी भारतीय संस्कृति है, कई सारे हिंदू जीवन शैली है, बौद्ध जीवन शैली है, जैन धर्म की जीवन शैली है, तो ये जो गौरवशाली संस्कृति रही है, तो चाहे हमारे गुप्त काल के हो, चोल काल में हो, इस प्रकार की जो संस्कृति भारत की गौरवशाली हमेशा रही है, जो सोने की चिड़िया कभी कहा जाता था, तो इस संस्कृति को हमें बनाए रखना है, उसका रक्षण करना है और उसके महत्व को समझना है भारत के लोगों को और उसको फॉलो करना है। जैसे हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, यानी संपूर्ण विश्व को हम लोग एक मानते हैं। जो आज का ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वैश्वीकरण का दौर है, ये हम लोग हमारी जो पारंपरिक संस्कृति, गौरवशाली संस्कृति, उसी में इन बातों को समाहित किया गया, तो उनका भी हमें रक्षण और परिरक्षण करना है। अगला क्या मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए बताए गए हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना, इन्हें नागरिकों का कर्तव्य बताया। ये पर्यावरण की सुरक्षा करना केवल सरकार का कार्य नहीं है। सरकार कानून बनाती है वन्य जीवों को, ये तो सरकार अपना कार्य कर रही है, लेकिन इसके साथ नागरिकों को भी ये कर्तव्य दिया गया है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे। चाहे वो भारत के वन हो, वनों का संवर्धन करने की बात हो, झील जो हमारे जलाशय हैं उनके संवर्धन की बात हो, उनको संवर्धन, चाहे वो तालाब हो, नहर हो, इसकी भी, नदी की बात है, नदी को भी हमें प्रदूषित होने से बचाना है। जब नागरिकों का प्रयास मिलेगा तभी ये सब संरक्षण हो सकते हैं, केवल सरकार ये कार्य नहीं कर सकती। वन्य जीव हैं हमारे, उनकी भी रक्षा करना नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए। और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखें, चाहे जो भी प्राणी हो, किसी भी प्रकार के जानवर हैं, हमें पशुओं के, गाय की सेवा करने हैं जैसे भावना जो हो तो हमारे भारतीय धर्म में हमेशा से रहा है। तो इस प्रकार की जो प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना है, ये हमारे मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है। अगला क्या है? अगला जो कर्तव्य वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है, मानववाद को बनाना है और साथ ही ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना है। ये सब देश के प्रगति के आयाम के लिए बनाया गया। यानी लोगों के अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। जो हमारे पारंपरिक, हम लोग देखते हैं हमारे भारत में बहुत सारे अंधविश्वास हैं, तो उन अंधविश्वासों को ना मानते हुए बल्कि हम लोग हर चीज़ के पीछे एक रीजन ढूंढने की कोशिश करें। क्या तर्क है, तर्क के आधार पे, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पे चीज़ें हैं उसको मानने की कोशिश करना चाहिए। मानववाद को जन्म देना चाहिए, यानी कि सभी के प्रति एक दूसरे के मानव की भावना होना चाहिए। जिस तरह की भारत में कई देशों में देखते हैं नक्सली जो घटनाएँ होती है, आतंकवादी घटनाएँ होती हैं, अगर हम लोग मानववाद के सिद्धांत को अपनाएंगे तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। साथ ही साथ लोगों के जो व्यक्ति हैं यहाँ, वो ज्ञानार्जन के लिए, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो तो नागरिकों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि नागरिक अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करे और उसका हमेशा उसको सुधार की, अपने आप में सुधार की, क्योंकि जब अपने आप में सुधार करेगा नागरिक, वह जो तो आगे चलकर कहीं ना कहीं देश के लिए भी फायदेमंद रहने वाला है। तो यदि सुधार की भावना नागरिक के अंदर रहेगी तो देश को फायदा करेगा। तो ये कर्तव्य भी नागरिकों के लिए जोड़ा गया है। इसके आगे जो कर्तव्य जोड़ा गया है, अगला कर्तव्य, उस सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रहने। यानी जो हमारी सार्वजनिक संपत्तियां हैं, कोई भी पार्क हो गया, कोई भी स्मारक हो गए सार्वजनिक संपत्ति के रूप में, रेलवे संस्थान हो गए, तो इस प्रकार की जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो ऐसी संपत्ति जो सभी लोगों के लिए है, उसका सभी इस्तेमाल करें, तो उन संपत्तियों को भी हमें सुरक्षित रखना है। और दूसरा, हिंसा से भी दूर रहने की बात की गई। हम लोग देखते हैं हमारे देश में अक्सर कहीं ना कहीं सांप्रदायिक आधार पर दंगे होते रहते हैं या किसी एक दलित वर्ग को मारा पीटा जाता है। तो इस प्रकार की जो हिंसा होती है, इससे दूर रहने के लिए भी नागरिकों को बात की गई है।
अगला जो कर्तव्य जोड़ा गया है वो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने, सतत प्रयास करने, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। अब ये आपको व्यक्तिगत तौर पर कोई भी व्यक्ति सभी क्षेत्र में उत्कर्ष करना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, तो ऐसा करने के लिए हमेशा प्रयास कर रहे हैं। इससे क्या होगा, राष्ट्र जो है तो निरंतर बढ़ेगा, उसकी राष्ट्र जो है तो नई नई उपलब्धियों को हासिल करे। व्यक्तिगत के साथ साथ सामूहिक गतिविधियों में भी शामिल होना है, यानी एक समूह बनाकर किसी एक विशेष क्षेत्र में हमें कार्य करना है। जैसे देखते हैं हम लोग कई सारी एनजीओ कार्य करती है, कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज मिलकर कार्य करती हैं। ये जब मिलकर कार्य करते हैं तो राष्ट्र को हमेशा आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं और इससे राष्ट्र को नई उपलब्धियां, नई ऊंचाइयां मिलती हैं। तो ये कार्य करने के लिए व्यक्ति को जो तो नागरिक कर्तव्य में शामिल किया गया कि नागरिक ऐसा कार्य करेगा, हमेशा उत्कर्ष की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा। इसके अलावा जो हम लोग देखते हैं अगला जो हमारा कर्तव्य है, ये जो है तो मूल कर्तव्य हम लोग जानते हैं कि बाकी सब कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। तब हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो ये भी पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं। यदि पूछ लिया जाता है जो हमारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 1976 में, उस वक्त कितने मूल कर्तव्य थे, वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य। तो जब हमारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, तब भारत के लोगों को 10 मूल कर्तव्य दिए गए थे। लेकिन 86वां जो संविधान संशोधन था हमारा 86 2002 में, उसके तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और वो 11वां मूल कर्तव्य क्या था, यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले यथास्थित बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर। तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का भरपूर माता पिता या संरक्षक, जो उसके माता पिता हैं या उसके संरक्षक अभिभावक हैं, उनको यह कोशिश करना चाहिए कि जो हमारा बालक है 6 से 14 वर्ष का है, उसको यदि जितनी माता पिता की क्षमता है उस अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार बालक को जो तो उचित शिक्षा का अवसर प्रदान करने की हमेशा कोशिश करना चाहिए। इस प्रकार का नागरिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो अब वर्तमान में हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य हो गए हैं, 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। तो ये भी याद रखिएगा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। किस वर्ष जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं हमारे जो मूल कर्तव्य था उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मूल कर्तव्य की विशेषताओं को भी जानना जरूरी है। तो मूल कर्तव्य की पहली जो हमने विशेषता अभी बताए भी थे कि ये कर्तव्य केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक, ये कर्तव्य नागरिकों के लिए दिए हैं, ना कि ये विदेशियों के लिए, विदेशियों के नहीं। यानी कि यहाँ पर नागरिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यदि नागरिक और विदेशियों के लिए कहा गया होता तो वो दोनों के लिए होता, लेकिन जो मूल कर्तव्य है पहला ये नागरिकों को प्राप्त है। ये जो मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए हैं ये हमारी भारतीय परंपराओं पर आधारित है, यहाँ की पौराणिक कथाएं जो हैं उस पर आधारित है, यहाँ की धर्म पद्धतियों से संबंधित है। यानी ये भारतीय जीवन पद्धति पर आधारित मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए हैं। इसके अलावा ये मूल कर्तव्य नागरिकों को है और ये मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं। यानी इनको अगर कोई भी व्यक्ति मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। ठीक, तो ये गैर न्यायोचित है। यदि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है कि वह मूल कर्तव्य का पालन करे, ऐसा उसके लिए बताया गया है, दिशा निर्देश तरह का है, ये न्यायोचित नहीं है, यानी ये न्याय में इसके लिए नहीं जा सकता। तो इस प्रकार के कुछ मूल कर्तव्य की विशेषताएं थी। समय समय पर मूल कर्तव्यों की लोगों के द्वारा आलोचना भी की जाती रही है। तो क्या आलोचना है, कुछ लोगों का कहना है कि मूल कर्तव्यों की जो सूची है ये पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इसमें मूल कर्तव्य छोड़ दिए गए हैं। जैसे मतदान करने का अधिकार है, लोगों को मतदान करने का जो राइट दिया गया, अधिकार दिया गया, तो ये कर्तव्य भी होना चाहिए कि लोग जाके वोट करें। इसके अलावा परिवार नियोजन जैसे कर्तव्य होना चाहिए और कर जो अदायगी है यह भी मूल कर्तव्यों में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये उनका कहना है, आलोचकों का कहना है कि जो कर्तव्यों की सूची दी गई है वह अपूर्ण है, वह पूर्ण रूप से नहीं है। इसके अलावा
बहुत से लोग कहते हैं, जो आलोचक हैं हमारे मूल कर्तव्यों के, कहते हैं ये अस्पष्ट है, बहुअर्थी है, यह आम व्यक्ति के समझने में कठिन होती है। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण आम आदमी नहीं समझ सकता, इसका कई सारे अर्थ हो सकते हैं। जैसे उच्च आदर्श अब अलग अलग धर्म के, अलग अलग जातियों के लिए जो, क्योंकि बहुत सारे संप्रदाय हैं, मुस्लिमों के लिए उच्च आदर्श कुछ और होंगे, हिंदुओं के उच्च आदर्श, बौद्ध के अनुसार उच्च आदर्श कुछ अलग होती है। ये बहुअर्थी है, ठीक। समग्र संस्कृत जैसा शब्द हमारे जो तो मूल कर्तव्य में इस्तेमाल किया गया, तो वो समग्र जो संस्कृति है यह भी बहुत अर्थ देता है। साथ ही साथ इसको गैर न्यायोचित घोषित किया गया है। जैसा कि हमने मूल कर्तव्य की विशेषता में बताया कि गैर न्यायोचित है, तो यदि कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसको दंड या सजा का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई अपने नागरिक अपने मूल कर्तव्यों की नहीं मान रहा है, तो आलोचकों का कहना है कि इसके लिए कुछ दंड या सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। यानी कि उनका कहना है कि हमारे जो मूल अधिकार है उसी की तरह मूल कर्तव्यों को जोड़ना चाहिए। और कई आलोचक तो इसको मूल अधिकार में, जो हमारे भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसमें शामिल करने की बात करते हैं मूल कर्तव्यों को। 3 आधारों पर इसके समय पर आलोचना भी की जाती रही है हमारे मौलिक कर्तव्यों को। अब हमको यह भी समझना है कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, इसका महत्व क्या है, क्यों इसको जोड़ा गया है। तो मूल कर्तव्य को जो महत्व है, वो पहला बात है कि यह जो है तो हमारे देश के प्रति हमें व्यक्तियों को कर्तव्यों की याद दिलाता है कि जो हमारे अधिकार तो दिए गए हैं, अधिकार के साथ साथ हमें कुछ कर्तव्य हैं हमारे हर व्यक्ति के, जिसका पालन करना चाहिए। साथ ही साथ मूल कर्तव्य जो है तो राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी जो गतिविधियां होती हैं उसको भी रोकने में मदद करता है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने आदि के खिलाफ राज्य चेतावनी भी जारी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर उसको कुछ समय के लिए सजा भी दे सकता है। तो ये कर्तव्य की बात भी क्योंकि जो कर्तव्य जो है तो क्या कर रहे हैं, हमारे राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों को रोकथाम लगाने की भी कोशिश करते हैं। इसके अलावा ये जो मूल कर्तव्य होते हैं, ये नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। एक प्रकार की प्रेरणा स्रोत है कि जो हमारे एक नागरिकों की सोच को बढ़ाते हैं कि हमें केवल अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहना चाहिए, मूल कर्तव्यों को, हमारे कुछ कर्तव्य हैं उनको भी करना चाहिए। हालांकि समय समय पर मूल कर्तव्यों को जो तो कानूनी जो न्यायालय होता है वो मूल कर्तव्यों के आधार पर अपनी जो तो फैसले भी सुनाता रहता है, यानी कि वो न्यायिक परीक्षण या जुडिशियल रिव्यू में भी ये मूल कर्तव्य सहायता प्रदान करते हैं। तो ये था हमारी मूल कर्तव्य की विशेषता, कुछ आलोचना और क्या इसका महत्व है वो हमने समझा। अब हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं जो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। पहला क्या है क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? तो हमने जब पढ़ाया, पहला ही स्लाइड में पढ़ाया था, क्या रूस से लिया गया है या सोवियत संघ से, ठीक ना। तो रूस को सोवियत संघ भी बोला जाता है, पूर्व में सोवियत संघ। तो ये रूस के संविधान से हमारे या सोवियत संघ के संविधान से हमारे दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों को मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो यहाँ पर कोठारी समिति दी है, बलवंत राज समिति दी है, अशोक मेहता, ये तो पंचायती राज से संबंधित थी। तो यहाँ पर जो स्वर्ण सिंह कमेटी है, हमने पढ़ाया भी था कि स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर, उसकी सलाह के आधार पर हमने मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत में के संविधान में जोड़ा था। अगला क्या क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? तो अभी हमने पिछले स्लाइड में भी बताया कि ये जो तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत में संविधान में जोड़ा गया था। तो ये कुछ अभ्यास प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्या है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो यहाँ पूछा है ओरिजिनल जब 1976 में जोड़ा गया था संविधान में, तो कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे? तो जैसे हम लोग जानते हैं कि 10 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में उस समय जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में अगर पूछा होता है यहीं पर, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी कभी जल्दबाजी में परीक्षा हाल में भी ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो सावधानी से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए कि मूल संविधान में मूल समय जोड़ा गया था कि वर्तमान में पूछा गया है, किस प्रकार का प्रश्न किया गया है, उसकी भाषा क्या है, उसको अच्छे से आपको
प्रश्न की समझना चाहिए, तब आंसर देना चाहिए। तो धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो हमारी आगे आने वाली वीडियो हैं वो आपको प्राप्त हो सके। इसके अलावा आप लोग हमारे एडमा के सोशल मीडिया ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, जिसका लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइए क्योंकि यहाँ पर लेक्चर्स की PDF आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर डेली क्विजेस कराते हैं, जो विषय विशेषज्ञ होते हैं वो अपने अपने विषय के टेलीग्राम में क्विज भेजते रहते हैं, जो आपको प्रारंभिक परीक्षा की जो आपका प्रीलिम्स होता है उसमें उसको पास करने में आपको बहुत मदद करने वाले हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को बता देते हैं कि एडमा का जो तो हमारे एडमा का जो तो ऐप भी लॉन्च हो चुका है। वो आप लोग प्ले स्टोर पे जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पे, तो वहाँ पर अगर सर्च करेंगे एडमा का ऐप तो वहाँ पर आपको एडमा का ऐप भी मिल जाएगा। क्योंकि ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड करिए क्योंकि वहाँ पर टेस्ट सीरीज है, आपको फ्री में कुछ टेस्ट सीरीज अवेलेबल की गई है। साथ ही साथ कुछ के लिए आपको पैड टेस्ट सीरीज भी है, तो आप लोग पैड भी लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, लेकिन फ्री में भी आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ टेस्ट सीरीज वहाँ पर दी गई है। तो आप लोग एडमा क्लासेस का जो तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।